प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप कुशल पूर्वक होंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, आज आपका हम एक नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, नियोजित विकास की राजनीति। ये नियोजित विकास की राजनीति क्या होती है उसके बारे में सबसे पहले आपको हम बताएंगे। तो नियोजित विकास की राजनीति क्या होती है? सरकार के द्वारा देश का विकास करने के लिए कुछ नीतियां बनाई जाती है, उनका क्रियान्वयन किया जाता है ताकि देश का चहुमुखी विकास हो सके। तो सरकारों के द्वारा जो विकास की नीतियां बनाई जाती है, क्रियान्वयन किया जाता है, उसी को हम पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट कहते हैं, नियोजित विकास की राजनीति कहते हैं। जैसा कि प्यारे बच्चों आपको पता है, आज़ादी मिलने के बाद हमारे देश की जो समस्याएं वो समाप्त नहीं हुई थी। उस समय सबसे बड़ी जो समस्या थी कि भारत का विकास कैसे किया जाए, देश का विकास कैसे किया जाए, किस तरह से योजनाएं बनाई जाए। केवल स्वतंत्रता प्राप्त करने से ही देश का विकास नहीं होता है। उस समय पूरे विश्व के अंदर दो विकास की नीतियां चल रही थी, दो मॉडल चल रहे थे। एक तो था समाजवादी मॉडल जो सोवियत संघ के द्वारा अपनाया गया था, और एक पूंजीवादी मॉडल जो यूएस और उसके अलायंस के द्वारा अपनाया गया था। तो भारत के सामने केवल दो विकल्प थे कि वो या तो समाजवादी व्यवस्था को अपनाए या पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाए। तो भारत ने न तो पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया और न ही सोवियत संघ की जो समाजवादी व्यवस्था थी उसको अपनाया। भारत ने जो व्यवस्था अपनाई नियोजित विकास की, जो अर्थव्यवस्था का रूप लिया, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारत ने अपनाया। कुछ हमने पूंजीवादी व्यवस्थाओं का जो अच्छी बातें थी उसको हमने ग्रहण कर लिया, कुछ समाजवादियों से हमने अच्छी बातें ली, उनको हमने अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर स्वीकार किया। तो भारत के अंदर जो अर्थव्यवस्था थी वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का रूप हमने ग्रहण किया। इसके बाद 1950 के अंदर योजना आयोग की स्थापना हुई। ये वही योजना आयोग है जिसको 2015 के अंदर नीति आयोग कहते हैं। भारत के विकास के लिए राष्ट्रीय संस्था नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय संस्था, नीति आयोग का पूरा नाम है। जो ये नीति आयोग या योजना आयोग ही है जो देश के अंदर देश का विकास किस तरह से बनाए किया जाए, वो किस तरह से उसका क्रियान्वयन होगा, वो सारी चीजें इसमें सारी बातें ये लागू करता है। तो उसके बाद भारत जब योजना आयोग की स्थापना हो चुकी थी तो 1951 के अंदर भारत ने कौन सा रूप अपनाया? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो सोवियत संघ से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, तो जिस तरह से सोवियत संघ ने पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया हुआ था, उसी तरह से भारत ने भी सोवियत संघ से पंचवर्षीय योजनाओं को लिया। 5 ईयर जो प्लान्स थे वो हमने सोवियत संघ से लिया था। तो 1951 के अंदर पहली पंचवर्षीय योजना हमारे देश के अंदर लागू हुई। ये 5 वर्ष की होती है जिसमें कृषि पर जोर दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो लागू हुई 1956 में, उस पर हमने उद्योगों पर जोर दिया। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उस पर कृषि उत्पादकता पर हमने जोर दिया। उसके बाद 1966 के अंदर जो पंचवर्षीय योजना लागू होनी थी, लेकिन आर्थिक संकट होने के कारण हम उस पंचवर्षीय योजना को लागू नहीं कर पाए। तो इस तरह से नियोजित विकास की राजनीति के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई और उस पंचवर्षीय योजना में किस मद पर अधिक जोर दिया गया। जैसे कि हमने बताया कि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया, दूसरी में हमने उद्योगों पर जोर दिया, तीसरी पर हमने कृषि की उत्पादकता पर जोर दिया। तो इस तरह से हर पंचवर्षीय योजना का एक लक्ष्य रखा जाता है, उस लक्ष्य को पूरा किया जाता है। तो उसी लेसन के बारे में हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन आज आपके सामने लेकर आए हैं। वो क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव प्लानिंग। सबसे पहले आपको ये बताना है जो नियोजित विकास होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, प्लानिंग का उद्देश्य क्या होता है, प्लानिंग क्यों की जाती है। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है द ऑब्जेक्टिव प्लानिंग। प्लानिंग का जो मेन उद्देश्य आर द मेक इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट, अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना,
and self-generating through plan strategies and to active distribution justice among the various sectors of economy। जितने भी हमारे इकोनॉमी के सेक्टर है उनको एक्टिव करना, उनका डेवलपमेंट करना, किस तरह से तीनों के तीनों जो सेक्टर है वो किस तरह से डेवलप हो सकते हैं, उसके लिए एक स्ट्रेटजिक एक नीति बनाना कि तीनों जो हमारे सेक्टर्स है, आर्थिक क्षेत्र है, उनको किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं, वो पूरी की पूरी प्लानिंग किस तरह से उनका विकास कर सकते हैं, वो प्लान पूरा करना ही प्लानिंग का हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। नियोजित जो विकास होता है उसका मेन उद्देश्य यही है कि तीनों सेक्टर्स का किस तरह से विकास किया जाए और टू मेक इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट और अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। अगला क्वेश्चन है हाईलाइट द 2 एरियाज ऑन विच द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज फोकस। अब देखो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान थी, पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, उसके अंदर हमने कौन से 2 क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दिया। तो इसमें द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज कमेंट्स इन 1951, पहली कब लागू हुई 1951 में, टू बी ड्राफ्टेड बाय यंग इकोनॉमिस्ट। और ये पंचवर्षीय योजना का जो खाका तैयार किया गया था वो एक युवा अर्थशास्त्री थे के.एन. राज, उसके द्वारा किया गया था। उसने किस पर ज्यादा जोर दिया, विद द एम्फेसिस ऑन पॉवर्टी एलिवेशन, कि उसने सबसे ज्यादा जोर दिया गरीबी किस तरह से कम की जाए, निर्धनता निवारण पर ज्यादा जोर दिया गया। इट्स मेन थ्रस्ट वर एज फॉलो, इसके अंदर जो मुख्य बातें हमने शामिल की वो क्या थी, द इन्वेस्ट इन इरिगेशन, सबसे पहले सिंचाई पर ज्यादा इन्वेस्ट किया जाए, एंड डैम्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर सेक्टर, सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया गया वो सिंचाई पर दिया गया, जिसके अंदर डैम्स का निर्माण कराया गया। और यदि इरिगेशन और डैम्स पर ज्यादा ध्यान दिया गया, इसका मतलब कृषि जो क्षेत्र है उस पर बहुत ज्यादा अटेंशन, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उस पर हमने सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज्यादा फोकस किया। नेक्स्ट जो फोकस किया, हुज एलोकेशन वर मेड फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट, जो बड़ी बड़ी जो परियोजनाएं थी उन पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया गया, उनके लिए जो धनराशि थी उसको एलोकेट किया गया। एंड लाइक द भाखड़ा नांगल डैम, जैसे कि भाखड़ा नांगल डैम है उसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे एलोकेट किए गए, धनराशि उपलब्ध कराई गई, ताकि कृषि पर ज्यादा जोर दिया जाए, सिंचाई पर जोर दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा डैम्स बनाए जाए ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हो सके। तो इसका मतलब सबसे मेन चीज फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो 1951 में लागू हुई थी उसमें हमने एग्रीकल्चर पर ज्यादा फोकस किया। अगला, व्हाट इज लेफ्ट विंग इन पॉलिटिक्स, राजनीति के अंदर जो वाम पक्ष है, लेफ्ट विंग है, उसका मतलब क्या होता है, लेफ्ट विंग का मतलब क्या होता है, ये वामपंथी क्या होते हैं। तो दीज रिफर टू द पोजीशन ऑफ कंसर्न पार्टी इन द ग्रुप, ये उन पार्टियों के समूह को हम लेफ्ट फ्रंट कहते हैं या लेफ्ट विंग कहते हैं। पार्टियों का एक दल, राजनीतिक पार्टियों का एक समूह होता है जिसके अंदर द लेफ्ट सिग्निफाई टू फेवर द पुअर, ये जो लेफ्ट होते हैं, वामपंथी होते हैं, वो गरीबों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। वो किनके पक्ष में होते हैं, वो गरीबों निर्धनों के ज्यादा पक्ष में होते हैं। एंड डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, या समाज के अंदर बहुत निचले वर्ग के, बहुत ही जो निम्न कोटि के जो लोग होते हैं, बहुत ही निचले पायदान पर आते हैं, जब समाज के अंदर जो गरीब लोग हैं उनका फेवर करते हैं थ्रू गवर्नमेंट पॉलिसीज, किसके द्वारा, सरकारी नीतियों के द्वारा। यदि लेफ्ट फ्रंट की यदि गवर्नमेंट बनती है तो लेफ्ट फ्रंट का जो मुख्य उद्देश्य होता है, जो समाज के अंदर निचले वर्ग के लोग हैं या समाज के अंदर निर्धन वर्ग के लोग हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू उनका डेवलप करना लेफ्ट फ्रंट का काम होता है, इनको हम लेफ्ट फ्रंट कहते हैं। तो दीज रिफर टू द पोजीशन ऑफ कंसर्न पार्टी इन द ग्रुप, द लेफ्ट सिग्निफाई टू फेवर द पुअर, ये किसके फेवर में होते हैं, पुअर के फेवर में। एंड डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थ्रू गवर्नमेंट पॉलिसीज, और गवर्नमेंट नीतियां वो किसके लिए बनाते हैं, इन गरीब निचले वर्ग के लोगों का उत्थान करने के लिए वो हमेशा सपोर्ट करते हैं, तो उसको हम लेफ्ट फ्रंट कहते हैं। आगे हम राइट विंग के बारे में बताएंगे क्या होते हैं, और पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट के कुछ और क्वेश्चन आज हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम आपको बता रहे हैं। पहले जैसे हमने आपको बताया था कि लेफ्ट विंग क्या होती है। लेफ्ट विंग या वामपंथी उन लोगों को कहते हैं जो निर्धन या गरीब लोगों के फेवर करते हैं और ऐसी सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं जो गरीबों के लिए बनी हो।
उसके समर्थक होते हैं। इसी तरह से राइट विंग राजनीति में क्या कहलाते हैं, ये दक्षिणपंथी क्या होते हैं, तो दक्षिणपंथी कह लो या उसको राइट विंग कह सकते हैं। तो दोज रिफर टू द पोजीशन ऑफ कंसर्न पार्टी इन द ग्रुप। देखो एक दक्षिणपंथी पार्टियों का एक समूह होता है जिसकी एक विचारधारा होती है। कौन सी विचारधारा होती है, वो द राइट सिग्निफाई टू फेवर फ्री इकोनॉमी। ये जो दक्षिणपंथी होते हैं वो एक मुक्त अर्थव्यवस्था का फेवर करते हैं। मुक्त अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि जो अर्थव्यवस्था है वो बाजार मूलक होनी चाहिए, उसमें अर्थव्यवस्था अपने आप विकसित होनी चाहिए, गवर्नमेंट का अनावश्यक जो इंटरफेरेंस है वो नहीं होना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जो बाजार है वो अपने अकॉर्डिंग अपने बाजार अर्थव्यवस्था को बाजार अपने अकॉर्डिंग उसको ढाल लेगा। इसका मतलब क्या होता है, मुक्त अर्थव्यवस्था जिसके ऊपर किसी तरह का कोई प्रतिबंध न हो, रिस्ट्रिक्शन न हो, किसी तरह का कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को अननेसेसरली इंटरवेन नहीं करना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ऐसी पार्टियों का एक समूह जो इस बात के लिए फेवर करते हैं कि जो बाजार की जो अर्थव्यवस्था है वो मुक्त होनी चाहिए, सरकारी हस्तक्षेप अनावश्यक नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग क्योंकि जो विचारधाराओं को जो समूह है वो दक्षिणपंथी कहलाता है। इसी तरह हम बताएंगे हु वाज जे.सी. कुमारप्पा। ये जे.सी. कुमारप्पा कौन थे, तो जे.सी. कुमारप्पा 1852 में जन्मे थे और इनका जो असली नाम था वो था जे.सी. कार्नेगस इसका असली नाम था और इसके इंग्लैंड और अमेरिका में इसने शिक्षा प्राप्त की थी। उसके अलावा जे.सी. कुमारप्पा वाज एन इंडियन इकोनॉमिस्ट। ये एक भारतीय अर्थशास्त्री थे एंड क्लोज एसोसिएट ऑफ महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी के बहुत ही नजदीक थे, उसके अनुयायी थे। ए पायनियर ऑफ रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्योरीज। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास का सिद्धांत के जन्मदाता थे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हो सकता है उसके बारे में बताने वाले थे, उनके संस्थापक थे। पायनियर ऑफ, इनके समर्थक थे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास होना चाहिए। कुमारप्पा इज क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स थ्योरी बेस्ड ऑन गांधीयन। देखो कुमारप्पा का जो क्रेडिट जाता है कि अर्थव्यवस्था का जो सिद्धांत दिया था किस तरह से अर्थव्यवस्था का विकास किया जा सकता, तो गांधीयन जो मॉडल था, गांधीवादी जो मॉडल था अर्थव्यवस्था का विकास करने का, उनको क्रेडिट जाता है। उस गांधीवादी जो विचारधारा थे उनको आगे बढ़ाने का इसने काम किया। ए स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट, उसने ही क्वाइन गांधीयन इकोनॉमिक्स। अब देखो गांधीवादी जो विचारधारा थी, गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था थी उनको लागू किया। ही वाज द ऑथर ऑफ इकोनॉमी ऑफ परमानेंस। इसने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था इकोनॉमी ऑफ परमानेंस एंड मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन, और योजना आयोग के ये सदस्य भी रहे। तो जे.सी. कुमारप्पा एक भारतीय अर्थशास्त्री थे, महात्मा गांधी के अनुयायी थे, समर्थक थे। महात्मा गांधी जिस तरह से अर्थव्यवस्था का विकास करना चाहते थे उसको आगे बढ़ाने का क्रेडिट के.सी. कुमारप्पा को जाता है, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है इकोनॉमी ऑफ परमानेंस एंड मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन, और ये योजना आयोग के सदस्य भी रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस जो हमने आपको बताए हैं उसको अच्छी तरह से अपने फेयर नोटबुक में कीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड करें। थैंक यू।